हाँ, उसका तो नाम तो हर जगह चिपका दिया करो। हाँ, मेरा तलाक करवा दो तुम। चलिए पॉलीमर पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? पॉलीमर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपना। देखिए, बायोमोलिक्यूल से कंफर्म, पॉलीमर से भी कंफर्म है। 3 चैप्टर की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसे हम बोलेंगे पॉली। क्लियर, खत्म करके निकलेंगे भाई इसको। पॉलीमर, हाँ लिखना है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है एक साथ ढेर सारी यूनिट्स मरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर। पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट्स। तो एक साथ ढेर सारी यूनिट्स जब आकर मरे तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। कैमरे को किसने छोड़ दिया रे? क्या कर दिया इसने? अरे कैमरे को क्या हो गया? अभी नहीं, अभी तो चैप्टर कंप्लीट नहीं, नहीं कंप्लीट करने दो टॉपिक। पॉलीमर, पॉलीमर। अबे किसने क्या किया इसको, कैमरे को? अबे क्या क्या तुम लोगों ने? तो ये चल क्यों नहीं रहा? अरे नहीं, वो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा पढ़वाना पड़ जाएगा। अरे नहीं, हाँ चलिए ठीक है, हो गया, सही है। पॉलीमर। अबे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कंप्लीट होगा भाई। पॉलीमर्स की हम बात करें, किसकी बात करेंगे? पॉलीमर्स की। देखिए, बेसिक चीजें आप इसके अंदर पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की। मिलता है मोनोमर्स, जैसे कि नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। ये थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं सीधा आपसे क्वेश्चंस पूछे। पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये लिखते हुए चलेंगे भाई साथ साथ। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, हम पॉलीमर बनाते कैसे हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, 2 टाइप से पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है। एक हमारे सामने होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक हमारे सामने रहता है कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं भाई। एडिशन पॉलीमराइजेशन या इसी का ही दूसरा नाम क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉली या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसको हम बोलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कौन से मोनोमर शो करते हैं? पहला क्वेश्चन आपको मोनोमर दे देगा और बोलेगा बताइए ये कौन सी पॉलीमराइजेशन शो करेगा। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आपके मोनोमर के अंदर है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा। क्या पॉलीमराइजेशन करेगा? एडिशन। ये क्वेश्चन आते हैं, हवा भी नहीं लगती हमें। जैसे आपको मान लीजिए इथीन दिया हुआ है कि इथीन मोनोमर है, आप बताइए ये कौन सा पॉलीमराइजेशन करेगा? एडिशन। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है विनाइल क्लोराइड, क्या दिया हुआ है? विनाइल क्लोराइड। फिर आपसे पूछेगा बताइए कौन सी पॉलीमराइजेशन शो करेगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। यानी कि मोनोमर के अंदर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर मान लीजिए आपके सामने स्टाइरिन दिया हुआ है, कई बार बात हुई स्टाइरिन को लेकर, तो ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेंगे। कौन सी पॉलीमराइजेशन शो करेंगे? एडिशन। दूसरा हमारे सामने आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट हमारे सामने है कंडेंसेशन। उम्मीद करता हूं कंडेंसेशन का मतलब आपको पता है, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसको बोल देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इसी का ही दूसरा नाम होता है क्या? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसे हम बोलते हैं। ध्यान से सुनना,
स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए जो आपका पॉलीमर है उसके अंदर बाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने ही चाहिए। अब किस टाइप के हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप एक ए है और एक बी है तो उस केस में वो होमोपॉलीमर बनकर आएगा। क्या बन आएगा? होमोपॉलीमर। सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना। देखिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे सामने ए है अमीन, और अगर अपन बात करना चाहें बी हमारे सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप ए है, ये फंक्शनल ग्रुप बी है। अगर एक मोनोमर में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आपके सामने प्रेजेंट हैं तो वो होमोपॉलीमराइजेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? होमोपॉलीमराइजेशन कर सकता है, होमोपॉलीमर बनाकर दे देगा। ये सिंगल ही पॉलीमराइजेशन शो कर लेगा। और इस टाइप के एग्जांपल दीजिए सर। इस टाइप के एग्जांपल्स मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। इस टाइप का अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको गौर से देखिए। ये भी जो है वो क्या कर सकता है? होमोपॉलीमराइजेशन। देखिए एक फंक्शनल ग्रुप कौन है? एसिड। और एक फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कौन था? अमाइड। और एक क्या था? एसिड। अगर एक में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ए है और एक बी है, तो उस केस में वो अकेला पॉलीमराइजेशन कर सकता है, वो अकेला पॉलीमराइजेशन कर सकता है। लेकिन कुछ आपके सामने इस टाइप के आएंगे, ए ए बी बी टाइप के हमारे सामने आएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? दो अलग मोनोमर्स लेने ही पड़ेंगे। वो कोपॉलीमर के एग्जांपल निकल कर आएंगे। किसके एग्जांपल निकल कर आएंगे? कोपॉलीमर के। जैसे अगर अपन बात करें, मान लीजिए इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे सामने दिया हुआ है। देखिए इसमें ए फंक्शनल ग्रुप है, ए दोनों सेम है, यस। तो फिर इसमें अकेला ये पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, दूसरा लेकर आना पड़ेगा जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए इसमें भी दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। तो दो अलग फंक्शनल ग्रुप मिलकर आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे। ये ए कैटेगरी का हो गया, ये बी कैटेगरी का हो गया। इस टाइप के मोनोमर्स जब आपको मिलेंगे तो वो कोपॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? कोपॉलीमराइजेशन। होमोपॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक सिंगल मोनोमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है एक से ज्यादा मोनोमर उसके अंदर होने चाहिए। लेकिन ये कंफर्म है आपके मोनोमर को बाई फंक्शनल होना ही पड़ेगा। आपके मोनोमर को क्या होना पड़ेगा? बाई फंक्शनल। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। इसमें भी कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। इसमें भी कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। यानी कि बाई फंक्शनल वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। कौन है? बाई फंक्शनल है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ये किस टाइप की पॉलीमराइजेशन शो करेगा? कंडेंसेशन। किस टाइप की पॉलीमराइजेशन शो करेगा? कंडेंसेशन। किस टाइप की पॉलीमराइजेशन शो करेगा? कंडेंसेशन। और कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसा शो करेगा? एडिशन। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ है मोनोमर दे दे और आपसे पूछे कि ये किस टाइप की पॉलीमराइजेशन शो करेगा, क्या हम बता सकते हैं? यस। अब हम पहले उस पार्ट को उठाते हैं जिस पर हमारा कम ध्यान जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स को। देखिए एडिशन तो बिल्कुल आसान है, जो आपके सामने 8 या 9 होते हैं एडिशन पॉलीमर्स दनादन दनादन बनकर आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आती है बच्चे को कंडेंसेशन पॉलीमर। किसमें आती है? कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ध्यान से सुनते रहना, क्लासिफिकेशन पूछता रहता है भैया। कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बताइए कंडेंसेशन पॉलीमर्स को कितनी कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमारे सामने आते हैं 3 कैटेगरी में। सबसे पहले आएंगे आपके सामने पॉलीअमाइड्स। कौन आएंगे? पॉलीअमाइड्स। और देखिए पॉलीअमाइड्स को इंडस्ट्री में नाइलॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाइलॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस में अमाइड लिंकेज होगी, अगर नाइलॉन वर्ड दिखाई दे जाए तो समझ लेना उसके अंदर अमाइड लिंकेज क्या होगी? प्रेजेंट। पहला क्वेश्चन बनता है किस में अमाइड लिंकेज है। अगर नाइलॉन वर्ड दिखाई देता है उसके अंदर अमाइड लिंकेज है। नेक्स्ट इसमें पॉलीअमाइड्स में देखना, ध्यान से सुनना, तबियत से सुनना। पॉलीअमाइड्स में ऐसे लिखा जाएगा, पॉलीअमाइड को क्या लिखा जाता है? नाइलॉन। तो एक आएगा ऐसे नाइलॉन 6, यानी कि नाइलॉन एक्स। ध्यान से सुनना, एक्स ये हमारे सामने। आप बताओ अमाइड कैसे बनते हैं? अमाइड बनते हैं एसिड और अमीन की रिएक्शन से। अगर नाइलॉन एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? उसमें कितने कार्बन है? 6। एक्स बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अमाइड बनता है अमीन और एसिड की रिएक्शन से। इसका मतलब इसमें एक में ही एसिड भी होगा और एक में ही
अमीन भी होगा। इस टाइप का होता है ये। जब नाइलोनेक्स लिखता है तो उसी के अंदर हमारे सामने एसिड ग्रुप भी होता है, उसी के अंदर अमीन ग्रुप भी होता है। ये समझिए नाइलोनेक्स, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नाइलोन 6। समझ में आया? नाइलोन 6 के अंदर कितने मोनोमर होते हैं, सिंगल मोनोमरिक यूनिट होती है। उसी में एसिड मिलेगा, उसी में अमीन मिलेगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, इसमें इस प्रकार से लिखता है नाइलोन एक्स वाई। समझिए इसको, नाइलोन एक्स कोमा वाई। इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाइलोन 6,6 है कि नहीं है? अब समझिए, इसमें नाइलोन एक्स कोमा वाई का मतलब है इसमें दो अलग अलग मोनोमर्स हैं। इसमें दो अलग अलग मोनोमर्स हैं। एक्स का मतलब उसमें क्या है, डाई अमीन है। वाई का मतलब क्या है, उसमें डाई एसिड। ध्यान से सुनना, ये जब एक्स वाई लिखता है तो उसमें इस टाइप की कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी। ध्यान से सुन लेना, तबियत से सुन लेना। ये हमारे सामने क्या रहने वाला है, डाई अमीन। अब एन डिपेंड करता है कि एक्स कितना है। मान लीजिए एक्स में यहां 6 है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यानी कि ये आपके सामने 6 कार्बन वाला डाइअमीन हो जाएगा। वाई में क्या रहेगा आपके सामने, डाई एसिड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। वाई में हमारे सामने क्या रहने वाला है, डाई एसिड। जब वो नाइलॉन एक्स कोमा वाई लिखेगा, इसका मतलब एक तो डाइअमीन है जिसमें कार्बन एक्स है, एक डाई एसिड है जिसमें कार्बन कितने हैं, वाई। और इसमें आता है एग्जाम्पल नाइलॉन 6,6, क्योंकि ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल तुम्हें दिए हैं वही पूछेगा, वो कुछ भी बात कर सकता है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ऐसे नाइलॉन एक्स, नाइलॉन वाई, नाइलॉन एक्स, नाइलॉन वाई। ध्यान से समझना। देखिए नाइलॉन एक्स ये आप पहले भी लिख चुके हैं, यानी कि इसी के अंदर एसिड ग्रुप भी होगा और इसी के अंदर अमीन ग्रुप भी होगा। इसी के अंदर एसिड ग्रुप भी होगा, अमीन ग्रुप भी होगा। दो अलग अलग मोनोमर्स होंगे, दोनों में एसिड अमाइड होगा, मतलब एसिड और अमीन होगा, दोनों में एसिड और अमीन होगा। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने किसको दिया है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। आप बताइए, नाइलॉन 2 का मतलब है इस नाइलॉन 2 के अंदर 2 कार्बन है, एसिड भी है, अमीन भी है। नाइलॉन 6 का मतलब 6 कार्बन है, एसिड भी है, अमीन भी है। और डिटेल में आपको जब टाइम टू टाइम हम बात करेंगे तब पता करेंगे। देखिए नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, ये आगे आएगा। एक तो ये कोपॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, कोपॉलीमर। जब मोनोमर एक से ज्यादा होता है तो क्या होता है, कोपॉलीमर। दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है। ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक तो ये कोपॉलीमर है और एक बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गए पॉलीअमाइड्स कैटेगरी, नाइलॉन एक्स, नाइलॉन एक्स वाई, नाइलॉन एक्स, नाइलॉन वाई। नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं पॉलीअमाइड्स। कौन आते हैं, सॉरी, पॉलीईस्टर्स। बताइए ईस्टर कैसे बनते हैं, प्लीज बताइए। ईस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आप एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं, होती है कि नहीं होती है? तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने पॉलीईस्टर में आता है टेरिलीन, या इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन। ये इसका एग्जाम्पल है, टाइम आने पर पढ़ेंगे। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने एक और आता है ग्लिप्टल, और तीसरे नंबर पर हमारे सामने होता है पीएचबीवी। इसके बारे में दो बातें जान लीजिए। एक तो ये कोपॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, कोपॉलीमर है। दूसरी बात, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ये भी कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। अभी से पढ़ते हुए चलेंगे तब धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, एनसीईआरटी से लिखी हुई लाइन टू लाइन पूछ लेता है। एनसीईआरटी से लिखी हुई लाइन टू लाइन पूछ लेता है। और फिर आते हैं अदर्स। अदर्स में हमारे सामने आएगा बैकेलाइट, बैकेलाइट। फिर हमारे सामने आएगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। देखिए ये आते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली, मैं कंसाइज करके ऐसे लिखवा रहा हूं कि एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी आपकी। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। और फिर कौन आएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये हमारे सामने आते हैं। तो ये जो हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। आपसे पूछेगा कि जो पॉलीमर दिया गया है वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है, जो पॉलीमर दिया गया है वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पॉलीअमाइड्स आते हैं जिनको नाइलॉन से लिखा जाता है, पॉलीअमाइड्स का मतलब ही नाइलॉन होता है। पॉलीईस्टर आते हैं, और अदर्स में बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके मोनोमर पूछेगा नहीं, नाम में लिखा हुआ है मेलामाइन एंड
फॉर्मल्डिहाइड। नाम में लिखा है यूरियन फॉर्मल्डिहाइड, इतना भी दिमाग से पैदल नहीं है। अभी तक बताइए बायोडिग्रेडेबल कितने पॉलीमर्स हैं? दो। हमारे सिलेबस में दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। कितने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं? दो। दो पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। सुलटा दिया है क्या? अब एक एक करके पहले अमाइड्स पढ़ेंगे, फिर ईस्टर्स पढ़ेंगे, फिर बाकी के पढ़ेंगे। साफ कर दूं? जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। प्रॉपर रिवीजन आप लोग करते रहना, कोई भी मेजर टेस्ट स्किप नहीं करना है, ये दिमाग रखना, अपने दिमाग में फिक्स होना चाहिए। नंबर्स कम आए ज्यादा आए वो अलग मैटर है, लेकिन अपने को पेपर स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रिवीजन कैसे करूं? अबे तो मेजर में रिवीजन का पार्ट तो दे रहे, वो जो पार्ट उन्होंने दिया है वो रिवाइज करो एनी हाउ। आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्लानिंग करके दे रहे हैं कि भाई इसमें यहां से यहां तक का रिवाइज करना है, ये टेस्ट पेपर में आएगा। कुछ अपने तरीके से करते हैं कि सर मैं तो आखिरी मेजर्स की रिवीजन कर रहा हूं। ये अपने मन को शांति देने वाली बात होती है, क्योंकि जो तुम छोड़ रहे हो कभी ना कभी तो पढ़ना है। वो तो बेटर है कि जब टेस्ट में आ रहा है तभी पढ़े, ताकि टेस्ट में परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाए। सल्टा दिया है क्या? चलिए सबसे पहले पॉलीअमाइड्स की बात करें। लीजिए सबसे पहले हमारे सामने है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड्स को ही क्या बोलते हैं? नाइलॉन। लीजिए नाइलॉन वर्ड दिखते ही एक बात कंफर्म कर देना, अमाइड लिंकेज प्रेजेंट। सबसे पहले बताइए आप अमाइड बनते कैसे हैं? प्लीज थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए अमाइड बनते कैसे हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिया है क्या? यस, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ। रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? अमीन के साथ, दैट इज 1 डिग्री अमीन। आप जानते हैं पहले क्या होगा? पहले इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन जब होगी तो आप जानते हैं किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट। बता चुका हूं मैं, हालांकि तुम भूल गए हो वो अलग बात है। क्या बन जाता है? सॉल्ट। फिर इस सॉल्ट को क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, और हीट करने से यहां से क्या रिलीज हो जाता है? वाटर। हीट करते ही हमारे सामने अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या बनकर आ जाता है? अमाइड। ये लीजिए, ये इसका थीम रहने वाला है। अब आप बताइए, या तो एक में एसिड होगा दूसरे में अमीन होगा, या एक में ही एसिड और अमीन दोनों मिलेंगे, यानी कि एसिड और अमीन होने है तभी हमारे सामने क्या बनकर आएगा? पॉली अमाइड। कौन बनकर आएगा? पॉली अमाइड। अब इसमें पहला एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6, इसके बारे में सबसे पहली बात, इट इज ए होमोपॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर हमारे सामने होता। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिसका एक सिंगल मोनोमर होता है, एक सिंगल मोनोमर। इसका जो मोनोमर है वो कैप्रोलैक्टम होता है। क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। हाँ ना, कि कैप्रोलैक्टम कभी भी डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन में नहीं जाता है, पहले उसका क्या करना पड़ता है? हाइड्रोलाइसिस। ये हमारे सामने है, इसे हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इनफैक्ट लैक्टम इज ए साइक्लिक अमाइड, दिस इज कैप्रोलैक्टम। सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस। H3O+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। पहले एक बात लिखेंगे, मैं लिखना भूल गया, जहां पर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था ना कंडेंसेशन पॉलीमर्स का, पोली अपन ने पोली अमाइड लिखे हैं, पोली ईस्टर लिखे हैं। पोली अमाइड और पोली ईस्टर के नीचे ऐसे करके लिख दो, ये फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। फाइबर्स है, ये क्या है? फाइबर्स। पोली अमाइड और पोली ईस्टर फाइबर्स होते हैं। अदर कंडेंसेशन वाले थर्मोसेटिंग होते हैं। अदर लिखे हुए हैं, उनके नीचे क्या लिख देना है? थर्मोसेटिंग। यानी कि बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड और ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में। क्या हो गया? हाँ, थर्मोसेटिंग भी होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं? ये क्रॉस लिंक्ड का एग्जांपल। हाँ हाँ, सेटिंग पर ध्यान जाएगा तो तुम्हारा, और किसी पर नहीं जाएगा।
अदर वाले जो हमारे सामने हैं, अबे थर्मोसेटिंग एंड कौन से होते हैं, क्रॉस लिंक, कौन से अदर वाले, बैकेलाइट जहां लिखा हुआ है उसके नीचे लिख दिया है। चलिए उससे क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में हमें आसानी होगी पहचानने में। चलिए वापस आते हैं लौट कर यहां पर। आप बताइए इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा। यहां पर क्या लगाना है, H, यहां पर क्या लगाना है, OH। जब भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, एसिडिक या बेसिक एसिड तोड़ना आपको, आप बताइए क्या बनकर आ जाएगा। एक साइड से क्या बनकर आएगा हमारे सामने, एसिड। कितने कार्बन है टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। नाइलॉन 6 में 6 यही बताता है 6 कार्बन वाला मोनोमर है। तो यहां पर हमारे सामने 6 कार्बन रहेंगे, 5 मैंने ऐसे लिख दिया है और एक ऐसे लिख दिया है। क्लियर। इसे बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, अमीनो कैप्रोइक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, अमीनो कैप्रोइक एसिड। 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड भी बोल देते हैं, क्योंकि अमीनो जो ग्रुप है कौन से कार्बन पर है, 6 नंबर पर लगा हुआ है, 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब इसकी पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, इसमें अमाइड लिंकेज कैसे होगी। देखिए जुगाड़ से तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसकी पॉलीमरिक यूनिट कैसे दिखाई देगी, लेकिन जुगाड़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। कई बार वो पॉलीमरिक यूनिट देकर मोनोमर पूछेगा, पॉलीमरिक यूनिट देकर क्या पूछेगा, मोनोमर, और फिर हम सुलट जाएंगे। तो हमें सारी चीजें तबीयत से पढ़नी पड़ेंगी। सुलटा दिए है क्या, क्या हो गया, छुट्टी तो पता नहीं है। अबे थाईलैंड, कौन सा राक्षस बोल रहे हैं पीछे से। हाँ मैं बोल के सबको बता दूं क्या बोला है। अल्लाह की दिमाग वाले इंसान बैठे, ये देखो ध्यान से, ऐसे ध्यान से देखेंगे भाई, बार बार ये यूनिट्स मिलती हुई चलेंगी। मैं आपको पॉलीमरिक यूनिट बनाना सिखा रहा हूं कि कौन सी यूनिट है जो बार बार अपने आप को क्या करेगी, रिपीट। ये देखिए ऐसे ये जुड़ते चले जाएंगे बार बार। आप बताइए अमीन में नाइट्रोजन से क्या हटाना है, H। क्लियर, तभी तो बनेगा हमारे सामने जुगाड़ से, ये बनेगा COOH। ऐसी ढेर सारी यूनिट्स आपस में जुड़ते। अब बताइए किस प्रकार से रहेगा, यहां से जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, OH, और यहां से क्या हटेगा, H। हालांकि पहले सॉल्ट बनेगा, उसको हीट करना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां से कौन हटेगा, H। आप बताइए यहां से OH और यहां से कौन हटेगा, H। फिर जब ये रिएक्शन करेगा तो कौन हटेगा, OH। जरा लिखना इसको, यहां से कौन हटा हुआ मिलेगा आपको, H। ये रहेगा C2H5, यहां पर कौन रहेगा, CONH, ये रहा CONH। फिर आ जाएगा CH2 होल 5, फिर आ जाएगा CONH, फिर हमारे सामने क्या रहेगा, CH2 होल 5, और ये रहेगा CO। इस प्रकार से रिएक्शन होती चली जाएगी। क्या, गौर से देखिए, क्या आपको यहां अमाइड लिंकेज दिखाई दी, पहले तो इसको गौर से देखिए, ये रही अमाइड लिंकेज। तो नाइलॉन वर्ड देखते ही तो आपको बोल देना है कि इसके अंदर अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। वो यही पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड लिंकेज इज प्रेजेंट। नाइलॉन वर्ड देखा, अमाइड लिंकेज बोल दीजिए। दूसरी बात, आप इसमें देखिए इसकी पॉलीमरिक यूनिट क्या होगी, गौर से देखना। मैं एक यूनिट को हाईलाइट कर रहा हूं, वही यूनिट आपको बार बार रिपीट होती हुई दिखाई देगी। ये देखो, ये वाली पार्ट लेकर यहां से यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक। गौर से देखिए, यही यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। क्या कर रही है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। यानी कि अगर आपको यह बताना है कि कौन सी यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करेगी पॉलीमर के अंदर, जैसे आपने दीवार बना रखी है, तो इसमें कौन अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, ईंट। एक ईंट है जो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिवीजन क्लास का सेट के जाएंगे आप। हाँ ऑर्गेनिक का मैं ही आऊंगा दोबारा, राक्षस। हाँ आर्टिजर की तो लगवा दो, कोई दिक्कत की बात। तो ये यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। अगर आपको पॉलीमरिक यूनिट बतानी है कि कौन सी यूनिट रिपीट करेगी, उसके लिए आपको पॉलीमर बनाने की जरूरत कहां से बता सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से। आप बताओ, जब ये रिएक्शन करेगा एसिड से क्या हटाएंगे, OH, अमीन से क्या हटाएंगे, H। तो पॉलीमरिक यूनिट हम यहीं से ही डायरेक्ट बता सकते। आपने इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि उसके बिना आपको यह समझ में नहीं आता ना कि इसमें वास्तव में अमाइड लिंकेज होती है।
इसमें आपको अमाइड लिंकेज दिखाई ही नहीं दी, लेकिन इनफैक्ट अमाइड लिंकेज तो है, इनफैक्ट अमाइड लिंकेज तो है। दूसरी बात, आप बताइए क्या अमाइड्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्या अमाइड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ये देखो, एक लेयर जाएगी, ऐसी दूसरी लेयर जाएगी, ऐसी तीसरी लेयर जाएगी, क्या होगी? गौर से देखिए, नाइट्रोजन पर एच है, यस, तो दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा? ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन पर एच भी है, ऑक्सीजन पर एच भी है, सॉरी, नाइट्रोजन पर एच भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर आएगा, तो इसका एच और कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पॉलीअमाइड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो पूछता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो मेंशन करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया है सबसे पहला हमारे सामने नाइलॉन 6 मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलेक्टम। ये है, कई बार पॉलीमरिक यूनिट देकर मोनोमर पूछेगा, बता दोगे? ये पॉलीमरिक यूनिट है, मतलब बार बार रिपीट करेगा। मोनोमर बता दोगे? हमें पता, हमने यहां से क्या हटाया हुआ है? OH, वहां से क्या हटाया हुआ है? H। मोनोमर पर आ जाएंगे खटक से। अब तो गाना में पहले ही सुना देता, डे 1 पे गाना ही सुना देता, फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है? सिलेबस 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 सिलेबस। हाँ, रिंके के पापा सुनाऊंगा मैं तेरे को। नाइलॉन 6 नेक्स्ट हमारे सामने आ गया पॉलीमर नाइलॉन 6। आप बताइए किस टाइप का है? नाइलॉन X, Y। तो इसमें दो मोनोमर मिलेंगे, एक में तो मिलेगा अमीन और एक में मिलेगा डाई एसिड। तो नाइलॉन 6 के मोनोमर बता सकते हो? यस, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये हमारे सामने रहेगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ध्यान से देखेंगे भाई, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये बताइए, अब इसमें तो काम चलेगा क्या? ये तो पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगा, एसिड भी तो लाना पड़ेगा। इस टाइप में देखो, एक में तो डाइअमीन होगा और दूसरे में डाई एसिड, तो ये रहेगा फिर हमारे सामने कौन सा एसिड? एडिपिक एसिड। मोनोमर कई दफा पूछा गया है, ये हमारे सामने आ जाता है COOH। इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई लोगों? एडिपिक एसिड। क्या इसकी पॉलीमरिक यूनिट बना सकते हो सीधा? यस। बताओ यहां से कौन हटेगा? H, और यहां से भी कौन हटेगा? H। यहां तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि दोनों कैसे जुड़ेंगे। ये लो, यहां से H और यहां से OH। तो पॉलीमरिक यूनिट बनाना है बेहद आसान ना। NH2 से क्या हटा देंगे? H। कितनी यूनिट्स रहेंगे? ऐसी 6। फिर यहां से कौन हटेगा? H। वहां से कौन हटेगा? OH। गौर से देखिए, अमाइड लिंकेज आ गई है क्या? यस। कितने कार्बन है? ये 4। फिर बताइए COOH से कौन हटेगा? OH। ये लगा दिया है N। दिस इज द पॉलीमरिक यूनिट। कई दफा आपको पॉलीमरिक यूनिट देकर मोनोमर पूछेगा। पॉलीमरिक यूनिट देकर क्या पूछेगा? मोनोमर। बता सकते हो आप कि ये पॉलीमर है किसी का, इसका मोनोमर क्या होगा? आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, आप जानते हैं इसमें अमाइड लिंकेज है, ये गौर से देखिए, ये कौन सी है? अमाइड लिंकेज। हमें नहीं बनाया ये अमाइड बॉन्ड, अमाइड लिंकेज। तो जहां पर आपने बॉन्ड बनाया है ना, उसको तोड़ देना। कैसे तोड़ेंगे सर? ये लो, इधर क्या लगाएंगे? H, और इधर क्या लगा देंगे? OH। याद करो, यहां से क्या हटाया था? OH। यहां से क्या हटाया था? H। टूट गया, दो हिस्से हो गए। यहां से क्या हटा होगा? H। वहां से क्या हटा होगा? OH। मोनोमर में चले गए। तो अगर पॉलीमरिक यूनिट देता है तो मोनोमर बना देंगे, मोनोमर देता है तो पॉलीमर बना देंगे। हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बताइए, इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी क्या? ये देखो, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ H भी है, तो लिखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। सलटा दिया क्या? पगला गया क्या?
अरे नहीं, पढ़ाना पहला प्रायोरिटी है भाई, ऐसे थोड़ी लास्ट क्लास है तो अपन निकल लेंगे। अबे आपस में भिड़ रहे हैं, सुलटा दिया है क्या? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइलॉन 6 में भी क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 3 पर पॉलीअमाइड, ये राक्षस पहले पढ़ चुका है इनफैक्ट। नाइलॉन हमारे सामने आ रहा है 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये एक कोपोलिमर है। कोपोलिमर वो होते हैं जिसमें मोनोमर एक से ज्यादा होता है। क्लियर? ये तो आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है? एनसीईआरटी से आएगा क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी से। अब इस पर थोड़ा सा गौर फरमाओ, ये किस टाइप का है? नाइलॉन 2 मतलब उसी में ही एसिड उसी में ही अमीन, नाइलॉन 6 उसी में ही एसिड उसी में ही अमीन। तो नाइलॉन 2 के बारे में बताओ, कितने कार्बन होंगे 2 वाले में? 2 कार्बन होंगे। बताइए, इस पर तो NH2 आ नहीं सकता, इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई है, तो यहीं पर लगा होगा NH2। यस, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। ये आपका अमीनो एसिड है, एकमात्र अमीनो एसिड जिसमें कल्टी सेंटर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का मतलब है उसी में ही क्या मिलेगा? एसिड, और उसी में क्या मिलेगा? अमीन। ये आगे आपके सामने वही कैप्रोलैक्टम से जो बनकर आया था, ये वाला गौर से देखिए। सबसे पहले ये बनकर आ गया है, इसे क्या बोलते हैं? 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब जब बताइए 6 नंबर पर लगाओ ना NH2, नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 6 पर जाएगा, तो 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड। पॉलीमरिक यूनिट बनाइए, कैसे बनेगी पॉलीमरिक यूनिट? बताइए कैसे? यहां से क्या हटा देंगे? यहां से क्या हटेगा? अमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। यस, ये कितने यूनिट आएंगे हमारे सामने? 5। फिर यहां से क्या हटेगा? OH। ये बन गया है, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। इधर बताइए, ये हमारे सामने कौन रहेगा? CH2। यहां से कौन हटेगा? H। ऐसे ब्रैकेट लगा दो। क्या इसके अंदर अमाइड लिंकेज है? यस, अमाइड लिंकेज है। क्या ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? यस, इसमें नाइट्रोजन पर H भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा पॉलीमर है? ये एक कोपोलिमर है, बायोडिग्रेडेबल है। कोपोलिमर है, बायोडिग्रेडेबल है। अमाइड लिंकेज है, यस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सा होता है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमाइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। लिखते रहिए भाई, बोरियत फील करने की जरूरत नहीं है, खुद से नहीं कर पाओगे, सुलट जाओगे तुम। अगर पॉलीमरिक यूनिट दे दे तो मोनोमर बना दोगे? यस। बताओ इसके मोनोमर कैसे बनाओगे? अमाइड वाला बॉन्ड तोड़ो, हम नहीं बनाया। यहां पर क्या लगाएंगे? OH। यहां पर क्या लगाएंगे? H। 2 अलग यूनिट हो गई। यहां पर क्या लगेगा? H। वहां क्या लगेगा? OH। खत्म हो गई। तो ये इसके अंदर लिखिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछता है तो कौन सा मिलेगा आपको? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई देगा। तो ये तो हो गए हैं सारे पॉलीअमाइड्स। कौन से हो गए हैं? पॉलीअमाइड्स। जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं सारे करवा दिए पॉलीअमाइड्स। नेक्स्ट आता है पॉलीईस्टर्स। क्या हो गया? पॉलीईस्टर्स। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ, करेंगे मॉड्यूल के, सॉरी अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। सबसे पहला आता है इसमें टेरिलीन या फिर डेक्रोन। टेरिलीन बोल दीजिए, डेक्रोन बोल दीजिए। आपने पॉलीमर पढ़ा है, एक बार पेपर में भी आया है। मोनोमर बताओ क्या होगा? मोनोमर टरथैलिक एसिड, टेरेथैलिक नहीं, टरथैलिक एसिड। एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर ये लगता है COOH, तो इसे क्या बोलते हैं? टरथैलिक एसिड। पीएच क्या है? साइलेंट। टरथैलिक एसिड हमारे सामने होता है। आप बताइए ईस्टर बनेगा कैसे? ईस्टर बनेगा कैसे? एसिड अकेले से थोड़ी बनेगा, अल्कोहल भी तो लाना पड़ेगा। यस, अल्कोहल के तौर पर कौन होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे सामने आ जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। बहुत सिंपल सा है भाई, मोनोमर, यूज और पॉलीमर पूछता है। आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो एनसीईआरटी से बाहर हो, 4 लाइनों को उठा के ऑप्शन बना देता है। तो ये तो टरथैलिक एसिड, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। जरा मेरे को बता दो ईस्टर बनता कैसे है? जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? अल्कोहल के साथ।
कैन यू टेल मी मीडियम कैसा है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। बेसिक में एस्टरिफिकेशन नहीं होता है, बताया था। बेसिक मीडियम में एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जुगाड़ से एसिड से क्या हटा देते हैं, OH, और अल्कोहल से क्या हटा देते हैं, H। बता सकते हैं उसकी पॉलीमरिक यूनिट क्या रहेगी? ये देखो, यहां से क्या हटा देंगे, OH, यहां से क्या हटा देंगे, H, यहां से क्या हटा देंगे, OH, वहां से क्या हटा देंगे, H। तो ऐसे यूनिट्स जुड़ती हुई चली जाएंगी। पॉलीमरिक यूनिट बताना बेहद आसान है भाई, जो ऑर्गेनिक पहले पढ़ चुका उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये यहां पर जुड़ेगा, ये आगे जाकर जुड़ेगा तो कौन हट जाएगा, यहां से H। नीचे वाले पर जब ये रिएक्शन करेगा तो कौन हट जाएगा, OH। जरा गौर से देखना, क्या आपको इसकी पॉलीमरिक यूनिट समझ में आई? इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, यहां से OH, यहां से H, फिर आगे जब रिएक्शन करेगा यहां से H एसिड से OH, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये देगा OH और अल्कोहल क्या देगा, H। तो ये हमारे सामने क्या बनकर आ गया है, ईस्टर। कई बार आपसे पूछता है कि किस में ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, पॉली ईस्टर्स में ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होगी। अगर आपको ये पॉलीमर दे दे और मोनोमर पूछे, बता दोगे आप? आपको ये पॉलीमर दे देगा कि बताइए ये पॉलीमरिक यूनिट है किसी की, मतलब ये यूनिट बार बार रिपीट कर रही है, तो मोनोमर क्या रहे होंगे? हमें पता है ईस्टर हमें बनाया होगा, यहां से क्या हटाया होगा, OH, यहां से H, आगे वापिस यहां पर कौन लगाएंगे, OH, वहां पर कौन लगाएंगे, H, बैक टू मोनोमर्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन है हमारे सामने, सेकंड ग्लिप्टल, जो कि पीछे लिखा हुआ है, यहां नहीं दिया उसने, पीछे उसने एक टेबल बना रखी है जिसमें मोनोमर वगैरह सब लिखे हुए हैं। ग्लिप्टल, इसके मोनोमर बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? कौन सा रहेगा हमारे सामने, थैलिक एसिड। एक एसिड है तो जाहिर सी बात है दूसरा कौन रहेगा, अल्कोहल। ये पूछ लेता है भाई, ये हमारे सामने होता है PHS साइलेंट, इसके अंदर दिस इज थैलिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, थैलिक एसिड है। साथ में कौन रहेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। कैन यू टेल मी द पॉलीमरिक यूनिट? यस, यहां से OH और यहां से क्या हटा देंगे, H। तो पॉलीमरिक यूनिट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। क्या यहां पर ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है? जी हां, यहां पर ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होगी। ये हमारे सामने है पॉलीमरिक यूनिट, दैट्स ऑल। पॉलीमरिक यूनिट यानी कि ये यूनिट बार बार रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। एसिड से जब ईस्टर बनता है तो OH जाता है, अल्कोहल से क्या जाता है, H के जुड़ेगा तो इससे क्या चला जाएगा, H, एसिड से OH। ये जब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो यहां से OH और अल्कोहल से H। जब ईस्टर बनाना है आपको तो जाहिर सी बात, एसिड का OH हटा देंगे, अल्कोहल का H हटा देंगे। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। सुलटाया? नेक्स्ट हमारे सामने आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, PHBV। PHBV, हाँ, तुम पहले जाकर शादी करके आ जाओ ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जीवन में कम हो जाए, कम से कम एक जगह से तो ध्यान हट जाए तुम्हारा। गलती तुम्हारी भी नहीं है, उम्र शादी की हो गई है तुम्हारी। हाँ मैं करवाऊंगा, तो अभी मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर देना, मैं बात करता हूँ कि 5 दिन में ये काम सुलटाओ, फिर तो ये नीट भी सुलटा देगा। हाँ 2-4 दिन में करवा रहा हूं मैं, बड़ी अर्जेंसी है तेरे, कौन सा राक्षस है ये? देखिए इसको देखते हैं, फुल फॉर्म बताइए, पोली बीटा हाइड्रोक्सी। ध्यान से सुनेंगे भाई, पोली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉलीमर का नाम लिख रहे हैं। आप बताइए पॉलीमर के अंदर फंक्शनल ग्रुप एसिड होता है या ईस्टर? ईस्टर। पॉलीमर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर। तो नाम भी ईस्टर की फॉर्म में आएगा, मोनोमर का नाम नहीं लिख रहे हैं, पॉलीमर का नाम लिख रहे हैं। पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट 8 आया है पीछे, कौन किस में आता है, ईस्टर में आता है। को का मतलब है इट्स ए कोपॉलीमर। को अगर अपन बात करना चाहें, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, यानी कि ये एक वेलरिक एसिड रहा होगा, एक कौन सा रहा होगा, ब्यूटारिक एसिड वेलरेट। ये हमारे सामने, कैन यू टेल मी द मोनोमर्स? सबसे पहले इसके बारे में बातें जान लीजिए, इट्स ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इट्स ए बायो
डिग्रेडेबल पॉलीमर। दूसरा, इट्स ए कोपॉलीमर। किसका एग्जाम्पल है ये? कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, बायोडिग्रेडेबल है और कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब इसके मोनोमर बनाने हैं, बेहद आसान है मोनोमर बताना। इसमें एक तो ये है जिसमें एसिड भी है और अल्कोहल भी है, और एक ये है जिसमें एसिड भी है और अल्कोहल भी। ध्यान से सुनो, पॉलीमर से मोनोमर बनाना सीखें। बीटा पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी। कौन सा एसिड है? ब्यूटायरिक एसिड। बीटा पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी। कौन सा एसिड है? वैलेरिक एसिड। खत्म, रट्टा मारते रहते हैं। पॉलीमर से मोनोमर लिख दिया करो। तो पहले वाला पार्ट कैसा रहा होगा? COOH, यहां पर है CH2, यहां पर है CH। दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज बीटा। यहां पर बीटा पर क्या लगा दिया है? OH। ये लीजिए, ये हमारे सामने बनकर आ गया है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ऐसे ये कौन रहा होगा? बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ये हमारे सामने रहा होगा। लीजिए, कौन सी बड़ी बात है? ये है अल्फा, ये है बीटा। बनाओ इसका पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में क्या ख्याल आता है? बनाइए। कैसे बनाओगे पॉलीमर? यहां से क्या हटाएंगे? OH। यहां से क्या हटाएंगे? H। फिर ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या हटेगा? H। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या हटेगा? OH। खत्म, बनाओ इसका पॉलीमरिक यूनिट। फालतू में परेशान होते रहते हैं हम। यहां पर लगा हुआ मिलेगा CH3, यहां पर रहेगा CH2, CO। पॉलीमरिक यूनिट देकर अगर हमसे मोनोमरिक यूनिट पूछेगा तो हम तो फैल ही जाएंगे रायते की तरह वहां पर, या सुलटा देंगे। पता है हमने ही तो बनाया पॉलीमरिक यूनिट, हमसे क्या पूछ रहा? हमने ही तो बनाया है। कोई चार्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं कि सीधा हमने याद कर लिया है। क्या इसके अंदर ईस्टर लिंकेज है? यस। कल आपको देखा, आप देखो ये पॉलीमर लिखा हुआ है। ये देखो बीटा पोजीशन, दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज बीटा पर OH था। इन दिस केस यहां पर दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज बीटा। तो ये हमारे सामने है। अगर आपको गलती से मोनोमर बनाना पड़ जाए, तोड़ दीजिए एस्टर को। इधर से क्या लिया होगा? OH। उधर से क्या लिया होगा? H। यहां से क्या हटा होगा? H। वहां से क्या हटा होगा? OH। पहुंच गए वापस मोनोमर पर। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे सामने आ गए हैं पॉली ईस्टर्स। कितने दिए हमें पॉली ईस्टर्स? 3। एनसीईआरटी ने क्या किया ना, अलग अलग जगहों पर लिखा उनको, अलग अलग जगहों पर। हालांकि है वो मामला एक ही, कंसाइज कर दिया मैंने। क्या कर दिया है? कंसाइज। चलिए, राक्षस मुंह हाथ रख के बोल रहा शर्मा के। अबे सिलेबस खत्म होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल बांट के खा लेंगे। पेट खराब हो जाएगा, कचौरियां दबा जाता है 3 दिन की बासी, उससे कुछ नहीं होता तेरे को। अबे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, गलती से कोई बात मिस कर दी दिक्कत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेक्शन। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा यहां पर। हाँ हाँ हाँ, आदर्श की बात करते हैं। आदर्श बताइए, आदर्श में हमारे सामने सबसे पहले कौन था? बेकेलाइट। बता सकते हैं बेकेलाइट में कौन कौन मोनोमर होते हैं इसके? फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारे सामने रहेगा फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। एक तो है फिनोल और एक क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? इसके बारे में कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट इसके अंदर, इसमें पहले नोवोलैक बनता है। क्या बनता है? नोवोलैक। नोवोलैक कैसा पॉलीमर होता है? लीनियर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक लीनियर पॉलीमर की फॉर्म में निकल कर आता है। दिस इज ए लीनियर पॉलीमर। दूसरा होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट लीनियर नहीं है। बेकेलाइट कैसा है? क्रॉस लिंक्ड। बेकेलाइट हमारे सामने है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। दूसरा ये कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग। कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग हमारे सामने रहता है, ये ध्यान रखना है। नोवोलैक होता है वो लीनियर पॉलीमर है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब पता लग जाएगा। और बेकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, साथ में थर्मोसेटिंग पॉलीमर हमारे सामने रहेगा। पहले नोवोलैक बनता है, फिर नोवोलैक में फॉर्मल्डिहाइड और H+ डालकर जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? बेकेलाइट। क्या बन जाता है? बेकेलाइट। इसकी पॉलीमरिक यूनिट एनसीईआरटी ने आखिरी में लिखी हुई है, बात करेंगे उस पर भी आप। सेकंड हमारे सामने जो बचता है उस पर बात करेंगे, मेलामाइन पर। किस पर बात करेंगे? मेलामाइन की हम बात करने वाले हैं। बताइए मेलामाइन के बारे में क्या ख्याल है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। एक बार जेई ने इसमें मेलामाइन के अंदर लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर पूछ लिए थे।
मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन की अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहले आपको मेलामाइन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि उसमें कितने लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स हैं और कितने डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर्स हैं। ये सारी बातें हमें पहले से ही मालूम होनी चाहिए। बता सकते हैं मेलामाइन की स्ट्रक्चर? इसमें अपने पास अल्टरनेट चलेंगे नाइट्रोजन। ये देखिए इस प्रकार से होता है। ये 3 लोन पेयर लोकेलाइज्ड हैं और 3 लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। ये देखिए इस प्रकार से यहां पर भी लगा हुआ मिलेगा NH2। आप जानते रिंग के डबल बॉन्ड पर आए हुए लोन पेयर्स कैसे होते हैं? लोकेलाइज्ड। और ये कौन से हैं? डीलोकेलाइज्ड। इसे क्या बोलते हैं? मेलामाइन। ये हमारे सामने है मेलामाइन। जेई में क्वेश्चन आया था कि मेलामाइन के अंदर कितने लोन पेयर लोकेलाइज्ड हैं और कितने लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। बता सकता है कितने लोकेलाइज्ड हैं? 3। लोकेलाइज्ड, 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 डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाई जाती है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ध्यान से सुनेंगे भाई, इसके रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ करवाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। और जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NAR रिएक्शन होती है। आपने इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ा है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। याद कीजिए, ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक। किस में कन्वर्ट हो जाता था? OH में। आज ही करवा के आए। तो यहां पर जो सबसे पहले बनता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ध्यान रखना इस बात पर, नॉर्मली हम इनको इग्नोर कर देते हैं। एनसीईआरटी में लिखी हुई उसकी एक एक बात क्या है? इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में लिखी हुई उसकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा CH2OH। यहां पर डबल, सिंगल, डबल। यहां पर कौन रहेगा? NH2। यहां पर भी कौन रहेगा? NH2। पहले हमारे सामने ये बनता है, सबसे पहले ये बनता है। अब इसका फर्दर पॉलीमराइजेशन होता है। आप बताइए जब फर्दर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो नाइट्रोजन से क्या हटने वाला है? HH। और वो वाटर हटेगा, डिहाइड्रेशन होगा एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर जब पॉलीमराइजेशन होगा तो इसकी पॉलीमरिक यूनिट, सोच समझ कर लिखना भाई, सुलझ जाते हैं बच्चे। इसकी पॉलीमरिक यूनिट कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहां से कौन गायब मिलेगा आपको? OH। बाद में कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछे जाने के बाद कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उस पर तो पूरी सारी बातें कर लेते हैं कि नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड सिस में होता है या ट्रांस में होता है। वो आ चुका, दोबारा नहीं आया है और इतनी जल्दी नहीं आएगा। ये हमारे सामने रहेगा। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। बता रही हूं क्योंकि अगर मैंने सारी चीजें लिखवा दी तो तुम पढ़ोगे नहीं एनसीईआरटी, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी से आपको तबीयत से पढ़ना है। ये वाला चैप्टर आपको तबीयत से एनसीईआरटी से पढ़ना है। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर याद मत करना है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में। मास्टर बोल भी देता है ना कोई याद कर लो तो उससे 2 दिन बाद उससे पूछना। हाँ, याद नहीं होती है भाई स्ट्रक्चर। फालतू की कोशिश भी ना करें, किसी को याद नहीं होती है। एक दिन याद करोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूल जाओगे। और नीट ने आज तक पूछा भी नहीं है। बस कौन सी क्लास में लाई करता है, कहां कहां किस किस में डिजीज में इस्तेमाल में लिया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, नैरो स्पेक्ट्रम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और वो केवल याद करने से ही होंगे। सुलटा दिया है क्या? तो ये हमारे सामने थे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स थे? कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो हमने पूरा कवर कर दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एडिशन पॉलीमर्स। अबे लोकेलाइज्ड, 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 डिलोकेलाइज्ड, डिलोकेलाइज्ड, डिलोकेलाइज्ड। 3 लोकेलाइज्ड हैं, 3 डिलोकेलाइज्ड। अबे 20-25 मिनट की बात है, सुलटा देते, खत्म कर देते। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई पार्ट बीच में बच जाता है ना, तो तुमसे ज्यादा डर मुझे लगता है कि यार ये बात नहीं बताई, अगर क्वेश्चन आ गया तो टेंशन है। पैसे कोई नहीं काटता। ऐसे थोड़ी पूछते हैं कि तेरे पढ़ाए हुए बच्चों कितने क्वेश्चन सही हुआ, कितनों का गलत हुआ, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बताऊंगा पैसे बढ़ाने का प्रोसेस सारा। लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगता ना, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चे का या नहीं पढ़ाई हुई चीज आ जाती है तो खुद को नहीं लगता है। सुलटा दिया है क्या? हाँ। अरे हाँ महाराज, अरे ले चले। ये छापा कि नहीं छापा? मतलब तुम्हारा मोह एकदम भंग हो चुका है।
मास्टर बोले ना कि अभी मैं बोलूं लाओ भाई एनसीईआरटी से कर लेना, हाँ सर कर लेंगे हम, वो कभी नहीं होगा। फिर किसमें क्या हो गया? अरे हाँ देखो अभी इसको पता चला गलत हो गया है। हमारे सामने है एडिसन पॉलीमर्स, लीजिए भाई थोड़ी देर की बात है। एडिसन पॉलीमर्स, अबे क्या बोलता है तू? बुजुर्ग लोगों के बीच में एडिसन पॉलीमर्स, ध्यान से सुनेंगे भाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। देखिए एडिसन पॉलीमर्स अलग अलग टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है। एक हमारे सामने होता है कैटायनिक, कौन से मैकेनिज्म से होता है? कैटायनिक मैकेनिज्म से, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। एक हमारे सामने होता है एनायनिक मैकेनिज्म से, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर होता है फ्री रेडिकल, जो कि हमारे सिलेबस में है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है। तो हमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से एडिशन पॉलीमराइजेशन को पढ़ना है। और शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल 3 स्टेज में चलेगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो जल्दी से यहां तक सुलटा के लाएंगे, केटाइनिक और एनायनिक नहीं है। और आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, एडिशन होने के लिए पाई बॉन्ड होना है कि नहीं है? खत्म हो गया भाई। पूछता है कौन एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा, कौन नहीं करेगा, फालतू में परेशान होते रहते हैं हम। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान से पढ़ेंगे भाई, यहां से क्वेश्चन क्या है कंफर्म है। बोल तो सब देते हैं लेकिन पढ़ाना इतना आसान नहीं है, इसको पढ़ाना पड़ता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए एडिशन की अगर अपन बात करें तो अपन इसको पॉलीथीन से समझते हैं। कहां से समझते हैं? पॉलीथीन से। अब आपको पॉलीमरिक यूनिट साफ साफ समझ में आएगी। बताइए रेडिकल में पहला स्टेप बताइए, चेन इनिशिएशन। और चेन हम कहां से इनिशिएट करेंगे? रेडिकल बनाकर। और एनसीईआरटी वाले का एक ही रेडिकल फ्री सॉरी एक्सपो फेवरेट है, कौन सा? बेंजोइल प्रोक्साइड। पहली बार ले रहा है क्या? नहीं, एचबीआर के केस में भी यही लिया था। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, या फिर एचन्यू की प्रेजेंस में। तो यहां पर ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो 2 मोल इसके बनेंगे। भाई लोगों अगर तुम्हें गलती से याद हो, गलती से याद हो तो मैंने बोला था ये डिकम्पोज होता है फिर आगे रिएक्शन में जाता है। क्या रिलीज कर देता है ये? CO2 गैस। तो यहां से हमारे सामने फिनाइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये आगे चलकर रिएक्शन करेगा। ये जो फिनाइल रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? इथीन। हम पॉलीथीन का एग्जांपल समझ रहे हैं। बताइए जब रेडिकल रिएक्शन करता है तो बनता भी क्या है? रेडिकल पागल कुत्ते की तरह होता है, एक को काटेगा तो उसको भी क्या कर देगा? पागल। यहां से भी इलेक्ट्रॉन आएगा। अबे कहां से बैठा रखे हो तुम लोग? तो यहां पर हमारे सामने इस रेडिकल की फॉर्मेशन, अब बातें नहीं, ये देखो क्या रेडिकल जुड़ेगा तो क्या बनेगा? रेडिकल। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो चुका है, यस। अब बार बार इथिन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अब आपको पॉलीमरिक यूनिट का मतलब समझ में आएगा। किसका मतलब समझ में आएगा? पॉलीमरिक यूनिट का। नेक्स्ट हमारे सामने चलेगा चेन प्रोपेगेशन। कौन सा चलने वाला है? चेन। हम पॉलीथीन बना रहे हैं, इथीन का रिएक्शन करवाएंगे बार बार। ये रेडिकल हम जनरेट करके ला चुके हैं। बताइए इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ब्यूना एस के केस में एनसीईआरटी ने रायता फैला रखा है। जो बात एनसीईआरटी लिखता है वो दुनिया की कोई स्टैंडर्ड बुक लिखता है, केवल एनसीईआरटी लिखता है। पहले एनसीईआरटी में एक जगह कुछ लिखता था, दूसरी जगह कुछ लिखता था, लेकिन अभी उसने मामला अलग कर दिया है। तो अभी इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चेन प्रोपेगेशन बताओ कैसे जुड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, रेडिकल बन जाएगा। देखो जुड़ते चले जाएंगे इथीन के मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास जितना टाइम है ना उतनी देर तक एडिशन करवाते रहना। ये रेडिकल बन गया। रेडिकल शुड बी स्टेबल, ऐसे जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन हो सके। यहां से फिर आएगा इलेक्ट्रॉन,
यहां से भी आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। फिर से बताओ, इथीन का मॉलिक्यूल जुड़ेगा क्या? यस। ऐसे जिसके पास जितना टाइम है जोड़ता चला जाए, एक चेन बनती हुई चली जाएगी। जितना भी टाइम है वो जोड़ता हुआ चला जाए, एक चेन बनती हुई चली जाएगी। तो आप नहीं देख रहे कि एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, एक यूनिट, इसी को ही रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग यूनिट। दिस यूनिट कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, दिस यूनिट कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, अपने आप को ये बार बार रिपीट करती रहती है। आप सोचो एक बार, आखिरी फिर छाप लेना। मान लीजिए आपको ये मोनोमर दिया हुआ है इथीन, क्या दिया हुआ है? इथीन। और आपसे बोले इथीन की पॉलीमरिक यूनिट बनाओ। जैसे हमने पहले तो कंडेंसेशन बनाया था, एडिशन में कैसे बनाएंगे? देखो ये बात कर रहे हैं, ऐसे रिपीट करेगा, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड को दोनों साइड तोड़ दीजिए, ध्यान से सुनेंगे। डबल बॉन्ड को दोनों साइड तोड़ दीजिए, इधर भी उधर भी, आधा इधर आधा उधर। कैसे तोड़ा? अबे यहीं से तो पता चला है, ये एडिशन होगा तो डबल किस में हो जाएगा? सिंगल में। आधा इधर आधा उधर, और इस प्रकार से क्या लगा देना इस पर? ब्रैकेट। दैट्स ऑल, पॉलीमरिक यूनिट। अगर पॉलीमरिक यूनिट दे और मोनोमर पूछे, एच एन हटा, बॉन्ड को वापस कर, डबल बॉन्ड पर आ जाएगा। पॉलीमरिक दिया है, मोनोमर बता देंगे, मोनोमर दिया है पॉलीमर बना देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सुलटा ही। अब उनकी तरफ मत देखो, उनको बहुत टाइम है अभी, वो अभी एंजॉय करने का टाइम चल रहा है उनका। मैं राग से तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। ये देखो, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक बिठा रखा है यहाँ पर। ये तुम इस जैसे बच्चों को बिगाड़ दिया, बहुत सिंसियर है बेचारा। आराम से बैठ के पढ़ता रहता है ये। एक ये बच्चा बहुत कम है जो बोलते, दो चार राक्षस है जो बोलते रहते हैं। सुलटा दिया है क्या? अब एडिशन पॉलीमर्स हमारे सामने चलेंगे। नहीं, अल्फा क्या, मैं एल नहीं छोड़ दूंगा जल्दी। स्कूल में जाएंगे, मास्टर बनेंगे, आराम से प्रिंसिपल की कुर्सी बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी निकाल के पढ़ाएंगे। एक बच्चे को बोलेंगे तू पहला पैराग्राफ पढ़ रहे, बैठ, तू दूसरा एक्सप्लेन कर। ये एडिशन पढ़ेगा, ये एडिशन समझाएगा, ये कंडेंसेशन पढ़ेगा, ये समझाएगा, सिलेबस खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत टेंशन रहती है, इतने पैसे नहीं है जितने टेंशन देते हैं लोग। बता देंगे आपको। चलिए, सुलटा दिया है क्या? हाँ, ये सुलटा दिया है। अब अपने पास एडिशन पॉलीमर्स की लिस्ट आएगी। क्लियर? कुछ पॉलीमर्स लिखूंगा, कुछ मैं आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको अपने को कवर करना पहले है, बाकी आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यहां पर हमारे सामने रहेगा पॉलीमर, यहां पर हमारे सामने रहेगा मोनोमर। ये क्वेश्चंस आते हैं भाई। यहां पर रहेगा पॉलीमरिक यूनिट, पॉलीमरिक यूनिट हमारे सामने रहने वाली है। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने नंबर 1 पर आता है पॉलीथीन। ये लीजिए, सबसे आसान होता है ये, पॉलीथीन। बताइए मोनोमर क्या होगा? अबे पॉली हटा दो, क्या होगा? इथीन। तो मोनोमर क्या होगा? इथीन। डरने की जरूरत ही नहीं है। पॉलीमरिक यूनिट कैसे बनाओगे? क्या बोला था एडिशन में? डबल बॉन्ड को इधर और इधर सुलटा दे और एन लगा दे। ये लो पॉलीमरिक यूनिट, खत्म हो गई कहानी। दूसरा बताओ, बताओ, अब कुछ याद किया होंगे तुमने, पेपर में भी आ चुका है ये, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनके यूज आपको पढ़ेंगे, याद करने पड़ेंगे भाई। इसको इन शॉर्ट पीवीसी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये सारे के सारे इथीन और उसके डेरिवेटिव निकल कर आएंगे। एक एच को हटाकर क्या लगा दीजिए? सीएल। मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। मोनोमर हमारे सामने है, विनाइल क्लोराइड बनकर आ जाएगा। मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। पॉलीमरिक यूनिट बताइए प्लीज, इसकी पॉलीमरिक यूनिट के बारे में चर्चा कीजिए।
तो पॉलीमरिक यूनिट की अगर अपन बात करना चाहें देन दिस विल बी द पॉलीमरिक यूनिट, है कि नहीं? छापते चलो साथ के साथ, बताते चलो और मेरे को। पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, ध्यान से सुनते रहना भाई। इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? पेन। पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। चलिए मोनोमर बताइए। अक्राइलो नाइट्राइल, एच हटाकर क्या लगा देना है? CN। सिंपल सा है, अक्राइलो नाइट्राइल। अक्राइलो नाइट्राइल के नाम से इसको जाता है। पॉलीमरिक यूनिट कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए इस प्रकार से और CN लगा दीजिए। बहुत सिंपल से हैं भाई, ये लीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। नंबर 4 पर बताओ। टेफ्लॉन, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन भी की बात कर लेते हैं। ये हमारे सामने रहेगा टेफ्लॉन। पूरा नाम बताओ इसका क्या होता है? पॉली टेट्रा, यस, फ्लोरो इथीन, यस, ये इसका पूरा नाम होता है भाई, पॉली टेट्रा। बताइए, ये इसका मोनोमर रहेगा टेट्राफ्लोरो इथीन। अबे पॉली हटाना है, केवल टेट्राफ्लोरो इथीन। पॉलीमरिक यूनिट बताइए, बेहद आसान है, डबल बॉन्ड को दोनों साइड तोड़ देना है। लेकिन ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बताइए, आपने याद किए एडिशन पॉलीमर्स और एडिशन पॉलीमर्स याद दिलाइए। यस, नंबर 5 पर हमारे सामने आ रहा है मोनोमर। क्या होगा? स्टायरीन। पॉलीस्टायरीन का मोनोमर हमारे सामने निकल कर आ जाएगा क्या? स्टायरीन। पॉलीमरिक यूनिट के बारे में क्या ख्याल आता है? बहुत सिंपल सा है, यहां पर आप बेंजीन को लगा दीजिए और एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा दीजिए। यहां पर ये और क्या लगा देंगे? N। तो ये अभी तक जितने भी आपके सामने बन होमोपॉलीमर्स है, गौर से देखिए, सभी में मोनोमर्स कितने हैं? सिंगल। सारे के सारे कौन से पॉलीमर्स हैं? होमोपॉलीमर्स हमारे सामने है। पहली बात, ये सारे के सारे अभी तक हैं होमोपॉलीमर्स। दूसरी बात, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एडिशन तो है, ये सब के सब हमारे सामने थर्मोप्लास्टिक हैं। क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर। ये इथीन वाले जितने भी हैं थर्मोप्लास्टिक हैं भाई, सारे के सारे क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। सबसे आगे थर्मोसेटिंग, फिर फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और फिर इलास्टोमर्स। तो ये हमारे सामने हो गए हैं जिनमें एक डबल बॉन्ड वाले हैं। अब 2-4 और बचे हैं जिनमें आएंगे आपके क्या आने वाले हैं? रबर्स। यहां तक सुलटा दिया है तो आगे बढ़ू, सुलटा दीजिए, अब कुछ नहीं, 10 मिनट का खेल है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी इसका एक बार पढ़ना है पूरा का पूरा। कहीं से भी कोई भी यूज, कोई भी 4 लाइन को उठा के पूछ सकता है। आज तक नीट ने यही किया है। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। बाकी पूरी कंप्लीटली कवर कर रखी है मैंने, कोशिश तो इसमें भी की है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। यूज मैंने नहीं लिखवाए जानबूझकर। सुलटा दिया है क्या? मैं शेयर भी कर दूंगा, टेंशन मत लो, सारे नोट्स बना के। इतना नहीं है बायोमोलिक्यूल की तरह। अबे एनवायरमेंटल का क्या पड़ेगा? इकोलॉजी पड़ा हुआ है सारा सारा। नंबर कौन सा है? 6। नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, बताइए इसका मोनोमर क्या है? ये बता दिया। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। अबे ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने होता है आइसोप्रीन। गौर से देखिए, अब इसकी पॉलीमरिक यूनिट हमें बनानी है। क्या बनानी है? पॉलीमरिक यूनिट। नेचुरल रबर से पहले एक और ले लेते हैं। हाँ, ये तो हाथों हाथ लिख लेते हो तुम। ये हमारे सामने आएगा पोली 1,3 ब्यूटाडाइईन। यहां से समझा देता हूं मैं आपको, इसका मोनोमर बताना है। मोनोमर क्या होगा? 1,3 ब्यूटाडाइईन। ध्यान से सुनेंगे भाई, यहां से अब धीरे धीरे एक बात है जो मुझे समझानी है, और उसमें मैं भी कंफ्यूज हूं कि अगर नीट में क्वेश्चन आया तो एनसीईआरटी की मानेगा या स्टैंडर्ड बुक की मानेगा, क्योंकि कई बार वो एनसीईआरटी की नहीं मानता है और कई बार वो एनसीईआरटी की मान लेता है, स्टैंडर्ड बुक की नहीं मानता है। अब आप बताइए इसकी पॉलीमरिक यूनिट कैसे बनाएंगे? देखो, आप जानते हैं ये इधर से एडिशन करेगा, यस,
ये इधर जाएगा रेडिकल बनेगा, इधर भी रेडिकल बनेगा, इधर भी रेडिकल बनेगा। तो जहां डबल था वहां तो कैसा हो जाएगा, सिंगल, और जहां पर सिंगल था वहां पर कैसा हो जाएगा, डबल। ये हमारे सामने बनकर आएगा। मोनोमर हमारे सामने है 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। बेटा एक बात ध्यान से सुन ले, जिसमें भी 1,3 ब्यूटाडाइइन होगा वो रबड़ होगा। क्या होगा, रबड़। और सारे रबड़ इलास्टोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, इलास्टोमर्स। 1,3 ब्यूटाडाइइन दिखाई देना या उसका डेरिवेटिव आ जाए, रबड़ होगा। नंबर 7 पर बताइए, नेचुरल रबड़ आ रहा है। कौन आ रहा है, नेचुरल रबड़। बता सकते हैं इसका मोनोमर क्या होगा? यस, अभी निकल कर आया था नेचुरल रबड़, आइसोप्रीन। गौर से देखिएगा, इसके अंदर ये भी 1,3 ब्यूटाडाइइन का ही डेरिवेटिव है। देखिए 1,3 ब्यूटाडाइइन है क्या इसके अंदर? यस। पॉलीमरिक यूनिट आ चुका है भाई नीट के अंदर। इसमें ये एक जाएगा आपका इधर, एक जाएगा इधर, फिर एक जाएगा इधर और एक जाएगा इधर। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने बनकर आ जाएगा। ये तो फ्री वैलेंसी हो जाएंगी, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एंड दिस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सिस और जेड कॉन्फ़िगरेशन। ये डबल बॉन्ड आपका सिस या जेड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। एक गुट्टा पर्चा और होता है जो कि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, उसी में ये ट्रांस के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर 8 बताइए, और बताइए। नियोप्रीन, बताइए मोनोमर इसका क्या रहने वाला है? क्लोरोप्रीन। गौर से देखिए, क्लोरोप्रीन को कैसे बनाएंगे? 1,3 ब्यूटाडाइइन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रबड़ है ये सारे के सारे। CH3 की जगह क्या लगा दो, Cl। क्लियर? तो यहां पर जब आप पॉलीमरिक यूनिट बनाओगे तो क्या आप बता सकते हैं पॉलीमरिक यूनिट कैसी बनकर आएगी? ये हमारे सामने रहने वाली है पॉलीमरिक यूनिट। दिस इज द पॉलीमरिक यूनिट। डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा एग्जैक्टली। आधा बॉन्ड किधर खुलेगा, इधर। आधा बॉन्ड उधर, आधा इधर, आधा इधर। तो सिंगल की जगह तो क्या जाएगा, डबल। और ये वैलेंसी क्या हो जाएंगी, फ्री। अभी तक सिंगल मोनोमर चल रहे हैं। अभी तक ये भी सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये भी सारे के सारे होमोपॉलीमर्स हैं। ये सारे के सारे होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पर हमारे सामने आता है ब्यूना एन। ब्यूना एन, और यहां से मामला अब शुरू हो जाएगा भाई। 2 बचे हैं बस अब। ब्यूना एन, बताइए ब्यूना एन के मोनोमर्स कौन कौन से हैं? ब्यूना का मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइइन, एन का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल। ध्यान से सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे भाई, तबीयत से। यहां पर एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया खेला खेला है, लेकिन वो चूक गया है। किसके केस में? ब्यूना एस के केस में। ये हमारे सामने दिया हुआ है। आप जानते हैं ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। कौन सा पॉलीमराइजेशन है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अगर हम यहां पर करवा रहे हैं तो आप सोचिए, यहां पर रेडिकल आकर जुड़ेगा, यहां रेडिकल बनेगा, फिर वो पाई बॉन्ड को तोड़कर इधर जोड़ लेगा, वहां रेडिकल बनेगा। अब ये जो है ना, ये 2 तरीके से जुड़ सकता है। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल लिए। जेईई मेंस 2019 ने फिर छीला यहां से। जेईई मेंस 2019 ने फिर छीला यहां से। ध्यान से सुनना, कैसे कैसे बन सकता है। एक तरीका तो ये है, ये रहे ऐसे, यहां पर आ जाए कौन, डबल बॉन्ड। यहां पर हमारे सामने रहे CH2, यहां पर जुड़ जाए CH2 और यहां पर कौन रहे, CN। एक तरीका तो इसका पॉलीमरिक यूनिट लिखने का ये है। आप इसको लिख देते हैं जल्दबाजी में और आपको पता भी नहीं होता। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने यही लिखा है और बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। आप बताइए, आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा है। चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा, ये जुड़ेगा, रेडिकल हुआ इधर, इधर रेडिकल से रेडिकल का बॉन्ड बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा रेजोनेंस करके, वहां रेडिकल बनेगा। अब ये यहां से जुड़ेगा तो रेडिकल वहां बनेगा, और यहां से जुड़ेगा तो रेडिकल यहां बनेगा। जरा दिमाग पे जोर डाल। एक तरीका तो मैंने ये लिखा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा भाई आप लोगों को। देखिए ये रेडिकल बनकर आएगा कि नहीं आएगा रिएक्शन में। अब इसको किसके साथ जुड़ना है, एक्राइलोनाइट्राइल के साथ। 2 तरीके से जुड़ सकता है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। ये बात ऑलरेडी कर चुका है कौन, जेईई मेंस। आप बताइए किस तरीके से जुड़ना चाहिए। अगर ये इस तरीके से जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, यहां क्या बनेगा, रेडिकल। इंटरमीडिएट कौन है रिएक्शन का, रेडिकल। और दूसरा तरीका ये है, ये यहां से यहां आएगा, ये यहां से आ जाएगा, यहां बनेगा रेडिकल। बताइए दोनों रेडिकल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दोनों रेडिकल्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये एनसीईआरटी का, ये आप देख लीजिए, यही लिखा उसने पॉलीमरिक यूनिट, और इससे बता रहा है कि ये रेडिकल क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल। क्यों?
माइनस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बताया था आपको कि रेडिकल को प्लस आर माइनस आर दोनों स्टेबलाइज करते हैं। इसको कैप्रोडेप्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीएन यहां जाता, आखिरी में ध्यान रखना, सीएन वहां जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10 पर हमारे सामने आ रहा है, दैट इज ब्यूना एस। और ब्यूना एस में एनसीईआरटी ने रायता फैला दिया है। इसके मोनोमर्स क्या होंगे? 1,3 ब्यूटा डाइइन, 1,3 ब्यूटा डाइइन, और साथ में क्या रहने वाला है? स्टायरीन। अब आप बताइए स्टायरीन को किस तरीके से जुड़ना चाहिए? अगर यहां पर सीएन की जगह अपन स्टायरीन जोड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ना चाहिए? प्लीज आप बताइए। एक तरीका तो यह है कि रेडिकल कहां पर बने? रेडिकल यहां पर बने। अगर ऐसे जुड़ेंगे तो आप बताइए रेडिकल वहीं पर बनेगा क्या? और एक तरीका हमारे सामने यह है कि ये कुछ इस तरीके से जुड़े, और इस तरीके से जुड़ेगा तो बताइए रेडिकल कहां बनेगा? दूसरा तरीका यह है, जरा दिमाग लगाइए, अगर ऐसे जुड़ेगा तो रेडिकल कहां बनेगा? यहां पर। दोनों में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? दोनों में से ज्यादा रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स ने ऐसे ही जोड़ा है। पुरानी एनसीईआरटी में एक बार ऐसे जुड़ा हुआ था, एक बार ऐसे जुड़ा हुआ था, लेकिन नई एनसीईआरटी ने मामला उल्टा। हालांकि रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से इस साइड से जुड़ना चाहिए। तो मैं वो लिख रहा हूं जो ऑथेंटिक बुक्स लिखते हैं। एनसीईआरटी मामला अलग लिखता है, या तो पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो भाई आने के बाद ही डिसाइड होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये जुड़ता हुआ नजर आएगा। जिधर सीएन होता है ना, उधर ही कौन होता है? पीएच होता है। ये देखिए, या तो ऑप्शन में आपको देगा ही नहीं, और अगर ऑप्शन में दे दिया, दोनों दे दिए, देखो एक में पीएच यहां मिलेगा, एक में पीएच वहां मिलेगा। एक इस साइड से जुड़ेगा तो पीएच इधर मिलेगा किनारे पर, ऐसे जुड़ेगा तो किनारे पर नहीं मिलेगा। अब सारी स्टैंडर्ड बुक्स ऐसे लिखते हैं, केवल एनसीईआरटी ने उल्टा लिखा हुआ है। तो इस पर हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या आएगा पता नहीं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? कोपॉलीमर के एग्जाम्पल। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? कोपॉलीमर के एग्जाम्पल है। क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं? खत्म। इंटरमोलिकुलर दे दो एक बार, बस एक। नहीं, मेरा पढ़ाना मकसद है। ये सारे इलास्टोमर्स है भाई। ड्रग्स की कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है, केवल आपको यूजेस पढ़ने हैं। मैं अभी 5 मिनट में पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसका मतलब नहीं है, नहीं है। अगर मैंने टिक भी लगवा दिया ना तो तुम पढ़ोगे नहीं उसको, तुम्हें लगेगा ये पढ़नी है बस। इवन मैंने बायोमोलिक्यूल में भी टिक नहीं लगवाया है। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कहां से पढ़ाया, क्या छोड़ दिया है। इसीलिए बोल रहा हूं ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एक आखिरी पॉइंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हाँ, नई वाले में नहीं है भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गायब है नई वाले में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे आगे कौन आते हैं? थर्मोसेटिंग। बताइए थर्मोसेटिंग में कौन से थे? अदर कंडेंसेशन। फिर कौन से आते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स में कौन से थे? फाइबर्स में पॉलीअमाइड, पॉली ईस्टर्स। फिर आते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में कौन से थे? एडिशन में जो इसके अलावा बच गए। और लास्ट में आते हैं इलास्टोमर्स। कौन से आते हैं? इलास्टोमर्स। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है, प्लीज दे दीजिए, उसको सुलटा देता हूं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। कहां गया वो क्वेश्चन? पुरानी वाली कि नई वाली है? नहीं नहीं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन था उसका। हाँ मिल गया। ये सुलटा दिया है क्या? देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, सेमी सिंथेटिक और वो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हो गया एनसीईआरटी से, क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें बहुत हल्की हल्की, बाकी मेन मेन मैंने कवर कर दिया है। एक क्वेश्चन, उसके बाद आप क्या है? आजाद है। देखो आजादी तो जिंदगी में कभी भी नहीं, पैदा हुए हो तो संघर्ष तो करना ही, या तो निकल लो या संघर्ष करो, सीधी सी बात है। निकल लोगे तो और भी बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहला है, मैं लिख रहा हूं ना राक्षस, नाइलॉन 6,6 ए। बी हमारे सामने है ब्यूना एस। सी हमारे सामने
पॉलीथीन। लीजिए पॉलीथीन, ध्यान से सुनना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर सबसे आगे कौन आते हैं? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में कौन थे? अदर कंडेंसेशन, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। फिर आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में कौन है? पॉलीअमाइड और पॉली ईस्टर्स। फिर आते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में इथीन वाले, 1,3 ब्यूटाडाइन से पहले वाले। और फिर आते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में 1,3 ब्यूटाडाइन कंफर्म मिलेगा। आप बताइए ये कौन है? कौन सी कैटेगरी में है ये? फाइबर। ये कौन सी कैटेगरी में? फाइबर। ब्यूना एस रबड़ होता है, क्या है? इलास्टोमर। और ये कौन है? थर्मोप्लास्टिक। तो सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? ए। फिर किस में मिलेगा? सी। और फिर किस में मिलेगा? बी। लीजिए ये था आपका पॉलीमर, सुलटा दिया है। बाकी बात करेंगे बाद में। देखिए आपका जो डूमा जेल्डाज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके एलन प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। ग्रुप पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि उसमें डायग्राम वायग्राम बनाना 20 से 25 मिनट का काम है। केवल परसेंटेज, सल्फर, नाइट्रोजन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जैसे ही रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए।